चलिए देखिए तो बालक, ट्रांसफार्मर जो होगा, ट्रांसफार्मर ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टर्न रेशियो हमको दो पढ़ना है। अभी आपको दिखाया था हमने डायग्राम, ये दो तरह का पढ़ना है। कौन कौन सा होगा? तो पहला है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा का नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसे बहुत सारा आपके एग्जाम में फाइनल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। तो सवाल ये है कि सर ये स्टेप अप का फंक्शन क्या है? तो ध्यान देंगे, ये इसका फंक्शन क्या है? तो ये लो वोल्टेज को, ध्यान देंगे, ये लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? हाई वोल्टेज में। हाई वोल्टेज। एक चीज और, ऑप्शन में करंट भी रहेगा कि लो करंट को हाई करंट में, काट दीजिएगा, करंट का कोई काम ही नहीं है, इसमें वोल्टेज बढ़ता है और घटता है। हाँ, रिलेशन आप बता सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे वोल्टेज करंट में उल्टा रिलेशन होता है। तो इसमें करंट का नाम ही नहीं लेना है, आप वोल्टेज के बारे में बताएंगे। वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। वोल्टेज एनर्जी होता है और करंट फ्लो होता है चार्ज का। तो आप कहेंगे सर ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और एक चीज और याद रखेंगे, इसमें दो कॉइल होता है, वो स्टेप रहे, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो याद रखेंगे वोल्टेज बढ़ाना है तो इसमें प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स जो होना चाहिए कम होना चाहिए, और सेकेंडरी कॉइल जो रहेगा, सेकेंडरी कॉइल, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप रिसीव कहां से करते हैं? सेकेंडरी से। तो अगर आपको कम वोल्टेज चाहिए, ध्यान देंगे, मान लीजिए कि इधर से हम करंट रिसीव कर रहे हैं, इधर से हम लोग वोल्टेज रिसीव कर रहे हैं, इधर से इनपुट हुआ, इधर से आउटपुट, तो ये सेकेंडरी आपको सप्लाई दे रहा है। तो अगर इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा प्राइमरी से तो आपको लो वोल्टेज मिलेगा। अगर प्राइमरी से इधर ज्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स दे दीजिएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वोल्टेज। अगर प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम, तो लो वोल्टेज मिलेगा, हाई को लो में कन्वर्ट कर देगा। अगर प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज्यादा है, तो ज्यादा मतलब हाई वोल्टेज आपको मिलने वाला है। ये पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेप अप में बताइए किसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा। तो हम लिख रहे हैं, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा कि प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो रहेगा, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहता है। और अगर बात किया जाए सेकेंडरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा? तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेगा? ज्यादा। तो किसके लिए बात हो रहा है? स्टेप अप, ये हमेशा इंक्रीज द वोल्टेज, ये लो को हाई में कन्वर्ट कर देगा। और बात करते हैं अगर इसका स्टेप डाउन का, नाम ही है डाउन, डाउन मतलब कम कर दीजिए, तो ये क्या करेगा? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। कोई दिक्कत बालक? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। और इसके लिए याद रखेंगे कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होना चाहिए? कम। कोई दिक्कत बालक? यही कल बताया गया था। तो होता तो बहुत है, लेकिन आपको एग्जाम में यही पढ़ना है, यही आता है। डिफाइन कर दिए थे, इसका सिंबल भी बता दिए थे, और ये भी हुआ था ना जो अभी लिखे हैं, ये बनाए थे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन। पहले प्रिंसिपल लिख लिया जाए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन पर आएंगे। प्रिंसिपल लिखा जाए। यहाँ तक हो गया था बालक पिछले क्लास में, जो नहीं आए होंगे कल का वीडियो देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रिंसिपल पर काम करेंगे। तो लिखा जाए प्रिंसिपल और डैश दिया जाए, और लिखेंगे, इसका प्रिंसिपल बताया था ना बालक, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? तो म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? तो देखिए म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये कॉइल है बालक, और इसके बगल में एक और कॉइल रखा हुआ है। इसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। हम बीच में कोई लोड लगा दिए, यहाँ एक बल्ब लगा देते हैं,
तो हम बताइए इसमें करंट डाल रहे हैं नहीं, लेकिन जब इसमें करंट का फ्लो होगा इसमें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा। और इसी के फ्लक्स में ध्यान देंगे, इसी के फ्लक्स में क्या है, तो बगल वाला कॉइल है। तो जब इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगा, पास करेगा, तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और उस ईएमएफ का नाम क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो क्या करता है, सर्किट में इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा और करंट जनरेट करेगा, और करंट का नाम क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान देंगे यहां पर इसको हम किसी सोर्स से नहीं जोड़े हैं, बगल में प्राइमरी कॉइल है, इसी का फील्ड लाइंस इसमें आ रहा है जिसको फ्लक्स का नाम दिया जाएगा। और यही फ्लक्स क्या करता है, सर्किट में ईएमएफ जनरेट करता है, और ईएमएफ से करंट बनेगा जिसका नाम क्या होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, जिस पर ट्रांसफार्मर काम करता है बालक। तो लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखकर डैश दिया जाए, लिखा जाए अ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ a transformer is based on the principle of a transformer is based on the principle of mutual induction हो गया, लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, फुल स्टॉप देके लिखा जाए एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, फुल स्टॉप देके लिखेंगे एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल when change in current in the coil, ध्यान देंगे ये कब होगा, जब करंट चेंज होगा। अल्टरनेटिंग करंट में आपको मालूम होगा, बताया गया था ये क्या करता है, तो कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है, कुछ निगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या होगा, जो आप एसी से जोड़े हैं उस एसी से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, सर्किट में ईएमएफ को इंड्यूस करता है, और ईएमएफ से क्या होगा, सर्किट में करंट बनता है जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है बालक। तो ये प्रिंसिपल, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन को अंडरलाइन कीजिए, यही आपको जानना था। एक लाइन में अगर पूछा जाएगा बताइए किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है बालक, तो पहले कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे, इसके बाद वर्किंग पर बात करेंगे, उसके बाद थ्योरी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखकर डैश दीजिए, कंस्ट्रक्शन। तो बताइए कंस्ट्रक्शन में अभी तो बताए हैं कितना, पे कंस्ट्रक्शन में कितना एलिमेंट के बारे में बात कीजिएगा, 3। कौन कौन, लैमिनेटेड कोर होगा, प्राइमरी कॉइल होगा और सेकेंडरी कॉइल होगा बालक। पहला होगा लैमिनेटेड कोर, उसके बाद प्राइमरी कॉइल, उसके बाद सेकेंडरी कॉइल। कभी कभी पूछ देता है कि कोर को लैमिनेट क्यों किए हैं, तो याद रखेंगे कि वो काफी तेजी से हीट प्रोड्यूस ना कर दे, इसीलिए इसको लैमिनेटेड रखा जाता है। और उनके बीच जहां गैप आ जाएगा तो एडी वेव्स जनरेट होता है, which decrease the efficiency of the transformer, वो efficiency क्या कर देगा, डिक्रीज। कंस्ट्रक्शन लिखकर डैश दीजिए, लिखेंगे ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटेड कॉइल, ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटेड कॉइल ऑफ insulated wire on the same iron core, one of the coil is connected with a AC source
one of the coil is connected with AC source which is known as primary coil, which is known as primary coil, and other binding of coil, gives output, is called secondary coil, तो इसका हम डायग्राम बना ले रहे हैं और इसके बाद उसमें भी देखा जाए कि कहाँ क्या होता है। डायग्राम कल बना था ना, भेजे हैं ग्रुप में, चलिए बना ही दे रहे हैं। डायग्राम ऐसे आपको भेजा गया है बालक, देख लीजिएगा। बार बार वही हो रहा है। बनाइए डायग्राम बनाइए।
हो गया, बन गया। इसके बारे में लिखना होगा, जल्दी लिख लीजिए। तो इसका मेन एलिमेंट क्या दिखा? तो लैमिनेटेड कोर। दूसरा क्या दिखा? प्राइमरी कॉइल। और थर्ड क्या है? सेकेंडरी कॉइल। डायग्राम बनाएंगे, नहीं बनेगा तो आगे बढ़ जाइएगा, उसको बाद में भेज देंगे, आप बनाते रहिए। तो अभी दो के बारे में तो लिख चुके हम लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये किससे कनेक्टेड होता है? तो सॉफ्ट आयरन कोर पर रहेगा। और प्राइमरी कॉइल में क्या करते हैं? एसी सोर्स को हम लोग जोड़ते हैं। और आउटपुट कहां से होगा? तो सेकेंडरी से होता है। तो आउटपुट आप वोल्टेज लीजिए, आउटपुट करंट लीजिए, कोई ले सकते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर का बेसिकली जो वर्क है वो वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने में, ठीक है। हम करंट का बात नहीं करते हैं, अगर बात करना होगा तो उल्टा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, करंट और वोल्टेज में। बन गया बालक? लिखा जाए इसके नीचे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है बनाना, लिखा रहेगा कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनाइए। चलिए इसको बाद में बनाइएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखिए, हम भेज देंगे इसको ग्रुप में। लिखा जाए द प्राइमरी कॉइल इज, इतना स्पेस छोड़ के अपना लिखिए। लिखेंगे द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड, द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, the primary coil is connected to a source of alternating voltage, to source of alternating voltage, to source of alternating voltage। पूरे स्टॉप दे के लिखना होगा the primary coil along with source of, the primary coil along with source of, the primary coil along with source of alternating voltage, the primary coil along with source of alternating voltage, along with alternating voltage is called primary circuit, is called primary circuit। हो गया बालक? is called primary circuit। लिखे हैं द प्राइमरी कॉइल अलॉन्ग विथ अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। तो देखिए जब सर्किट कह देगा तो याद रखेंगे ये टोटल के बारे में बात हुआ है, मतलब एक कॉइल के साथ साथ ये सोर्स को भी बताया गया, ये टोटल को प्राइमरी सर्किट। तब इसको क्या कहिएगा? सेकेंडरी कहिएगा। तो बताइए इनपुट प्राइमरी में आता है कि सेकेंडरी में? और आउटपुट कहां से रिसीव करते हैं? सेकेंडरी से। तो याद रखेंगे जब ये कॉइल के साथ सोर्स का भी नाम ले लीजिएगा ईएमएफ का, तो ये प्राइमरी सर्किट हो जाएगा। और जब ये कॉइल के साथ आउटपुट सर्किट का भी नाम ले लेंगे, आउटपुट है जो यहाँ जैसे वोल्टेज होगा या करंट होगा, जो भी आपका आउटपुट होगा, इसको भी इंक्लूड कर दीजिएगा तो सेकेंडरी सर्किट कहलाता है। तो याद रखेंगे हम लोग कहां से रिसीव करते हैं वोल्टेज, कहां से रिसीव करेंगे? तो आउटपुट सर्किट से रिसीव करते हैं। वोल्टेज आता कहां है? तो इनपुट सर्किट में आता है। हो गया वाला? पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे द आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस, द आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस, द आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, is taken across secondary coil, taken across secondary coil and
and the load is connected and the load is connected and the load is connected to this binding मतलब इसी से लोड कनेक्ट होता है बाइंडिंग से, फुल स्टॉप दे के लिखना होगा द सेकेंडरी कॉइल along with the load is called secondary circuit. ध्यान देंगे यही लोड है वाला, यहाँ पे जो दीजिएगा ना पावर पुट के लिए, जैसे हम पंखा जोड़ दिए, बल्ब जोड़ दिए, जो भी जोड़िएगा तो लोड कहलाता है। ये क्या है? ये लोड है सर्किट पर, यही इसका यूज करता है एनर्जी। हो गया बालक? तो आप कंस्ट्रक्शन लिख लिए। बताइए इसमें मेन पार्ट कितना दिखा? 3। कौन कौन? लैमिनेटेड कोर दिखा, प्राइमरी कॉइल दिखा और सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है बालक? अब इसका यहां से हम लोग थ्योरी लिखेंगे। तो थ्योरी में देखिए 2-3 है, जैसे NS है, NP है, फाई है। उसके बाद फ्लक्स के लिए हम बात करेंगे 5B बात करेंगे। सर मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे लिखिएगा? 5B। तो थ्योरी लिखकर डैश दीजिए, थ्योरी लिखकर डैश देंगे, थ्योरी लिखकर डैश दिया जाए और लिखेंगे where NP equal to NS equal to phi equal to EP एप्टा नॉट एप्टा P equal to रेप्टा S। ये इतना का हम लोग यूज करने वाले हैं, तो सबके बारे में लिख लीजिए। NP equal to number of turns in the primary coil, number of turns in the primary coil, NS equal to number of turns in the secondary coil, हो गया। इसके बाद phi B equal to मैग्नेटिक फ्लक्स है, phi B equal to मैग्नेटिक फ्लक्स है linked with the coil, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil। हो गया बालक? उसके बाद EP equal to लिखेंगे induced EMF in the primary coil, और ES equal to induced EMF in the secondary coil, परिचय हो गया सबसे। अब इसका यूज लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए फ्रॉम Faraday law of electromagnetic induction, हो गया बालक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डैश दे दीजिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे फॉर प्राइमरी कॉइल, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे फॉर प्राइमरी कॉइल। अब देखिए फैराडे लॉ देखिए तो यही है ना जी, d∅b/dt, यही है ना। आप किसके लिए बात कर रहे हैं? प्राइमरी कॉइल, तो यहाँ P लिख देंगे और यहाँ पर P, बाकी सब तो वही रहेगा। इक्वेशन 1। तो प्राइमरी कॉइल के लिए हमने यूज किया है, अब यही इंड्यूस्ड ईएमएफ यूज करेंगे सेकेंडरी के लिए। और एक चीज और, यहाँ लैंग्वेज लिख के थोड़ा सा और हम बढ़ा सकते हैं, इसको और ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। लैंग्वेज ये लिख सकते हैं कि प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स कौन करता है? प्राइमरी। और उसको फील कौन करता है? कौन उसके इन्फ्लुएंस में रहता है? तो सेकेंडरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है
आपका अफेक्टेड करता है, ईएमएफ जनरेट करता है कहां पर, सेकेंडरी कॉइल में, और उसमें करंट प्रोड्यूस होता है बालक। ये लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं। अब देखना ये है कि एग्जाम में आपके पास कितना समय रहता है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको काम करना रहता है। लेकिन डेरिवेशन में कोई कमी नहीं करेंगे, अब इसमें कुछ छोड़ मत दीजिएगा, डेरिवेशन पूरा का पूरा होना चाहिए। चलिए लिखेंगे इसके नीचे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, induced EMF in the secondary coil, induced EMF in the secondary coil। तो देखिए सेकेंडरी है तो इसके लिए लिखा जा सकता है इस तरीके से, और यहां पर अगर लैंग्वेज लिखने का बात आए कि सर लैंग्वेज कैसे लिखेंगे थ्योरी में, ये हो गया। चलिए, और इसको इच्छा होगी इसमें लैंग्वेज लिखा जाए, बढ़ाया जाए, तो आप लिख सकते हैं इससे कि द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स get affected the secondary coil which produced EMF in the secondary coil that produced induced electric current in the secondary coil and we receive output voltage or output current। क्लियर है बालक? मतलब कि यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, और ये फील्ड लाइन जब इससे पास करेगा तो फ्लक्स का नाम देंगे, और ये फ्लक्स क्या करता है, इस सर्किट में ईएमएफ को इंड्यूस करता है जो करंट फॉर्म करेगा, और यही हम लोग यहाँ लोड से रिसीव कर लेते हैं बालक। तो यही इसमें ऐड कर देना होता है थ्योरी में, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं होगा, आप प्राइमरी कॉइल के लिए अलग बनाएंगे, सेकेंडरी के लिए अलग, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब यहाँ क्या करना होगा कि इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2/1, तो यहां पर हो गया सेकेंडरी का, ये हो गया प्राइमरी का, माइनस NS, ये कितना d∅b/dt, इसमें ये माइनस NP d∅b/dt, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पूरा फाई वाला कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचा बालक, तो ये सेकेंडरी के लिए, ये ईएमएफ प्राइमरी के लिए, और यहाँ पर NS NP। एक चीज और ध्यान देंगे, इनका जो रेशियो ये बचा, इसको एक नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है K, और इस K का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। याद रखेंगे K का एक नाम है, और इस K से ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, यहां से लिखिए। यहाँ पे P लिखे हैं, अच्छा यहाँ पे S लिख दिए हैं, ये भी BA होगा बाबू, ये आपका यहाँ B होगा, S नहीं होगा, गलत हो गया था, इसको सही कर लिया, यहाँ S होगा केवल। फ्लक्स में हम लोग B और ये S और P नहीं लिखते हैं, फ्लक्स जो होगा हमेशा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का ही होता है, इलेक्ट्रिक रहेगा तो E लिखेंगे, मैग्नेटिक रहेगा तो B, और कहीं नहीं लिखे हैं। चलिए, तो यहाँ K आया है, K क्या का नाम है, ठीक है, K क्या है, तो रेशियो है किसका, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स का या ईएमएफ का, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है। तो उसके बाद लिखना होगा 3 के नीचे, पहुंच गए इक्वेशन तक, लिखेंगे वेयर K is a constant, where K is a constant called, where K is a constant called transformation ratio or turn ratio, transformation ratio or turn ratio or transformation constant or transformation constant, हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। तीन नाम बताएं इसका 3 नाम बताएं। पहला क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाला, ये यूनिटलेस होता है, क्यों, क्योंकि सेम क्वांटिटी का आप रेशियो यूज करते हैं, तो दैट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1।
फॉर ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए आपके एग्जाम में क्या आया था बता दे रहे हैं, यही आया था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए k का वैल्यू लेस देन 1 होता है, k का वैल्यू इक्वल 1 होता है, 3 नंबर k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है और 4 नंबर में नॉट। यही पूछा गया था, ठीक है, यही आपको बताना था। तो ध्यान देंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमेशा k ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, यही होता है। अब क्यों होता है इसके लिए थोड़ा सा देखिए समझा दे रहे हैं। यहाँ पे आप क्या बोले हैं कि सर स्टेप अप में क्या होता है, सेकेंडरी में कॉइल ज्यादा होता है, प्राइमरी में कम होता है। तो आप NS अपॉन यहाँ पर NP लिख सकते हैं और ये ग्रेटर देन 1 और इसी का नाम क्या था K, इसी का नाम क्या था वाला K, तो K ग्रेटर देन 1। तो ये भी याद रखेंगे और ये भी कि सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हमेशा इंक्रीज करता है और सेकेंडरी ज्यादा होगा प्राइमरी कम। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का वैल्यू क्या होता है ग्रेटर देन 1। यहां से यहां तक लिख लीजिए। इसमें दो ऑब्जेक्टिव है, ये भी है और ये भी है, दोनों में से कोई रहे। और इसको वॉल्यूम मत पढ़ लीजिएगा, ये वोल्टेज है, ये क्या करता है वोल्टेज को हाई कर देता है, हाई के लिए ऊपर, लो के लिए नीचे। तो हाई कब करेगा, जब लो पहले से था तब ना हाई कर रहा है। और हाई अगर कह देंगे लो कर देगा, मतलब पहले हाई था नोट नंबर 2 वाला, ये हो गया। इसमें समझ में आया। अब इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर K ग्रेटर देन 1, इसको तोड़िएगा तो NS अपॉन NP ग्रेटर देन 1, तो NS क्या होता है ग्रेटर देन NP। ये भी हम लोग लिख लेते हैं, मतलब लिखिएगा मत, समझा रहे हैं कि रिवर्स में भी चलता है, ठीक है। अगर कोई कह देगा इससे बताइए तो नंबर ऑफ टर्न्स तोड़ देंगे, इसका नाम क्या है NS अपॉन NP, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। ये भी एक तरीका है। तो आप तो ऑलरेडी एक लिख चुके हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। नोट नंबर 2 में लिखा जाए फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नोट नंबर 2 में फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है लेस देन 1 रहता है वाला, याद रखिएगा लेस देन 1। तो इसको अगर तोड़ा जाए तो क्या होगा NS अपॉन NP लेस देन 1, तो यहां क्या होगा NS लेस देन NP, ये हो गया। ये क्या करता है वोल्टेज को लो कर देता है। इसका एक और तरीका है, यहां से भी लिख सकते हैं कि सर मान लिए कि K आप बोल दिए लेस देन 1 है, तो अगर इसको तोड़ा जाए तो NS अपॉन NP लेस देन 1, तो NS लेस देन NP। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इधर से उधर से दोनों से एक ही रहे, यही वाला लिख लीजिए। दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। बस यही रोकते हैं, बाकी जो होगा अगले क्लास में करेंगे।